नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग माइनर पेपर राष्ट्र गौरव के पहले प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है विष्णुगुप्त, बी है मेगास्थनीज, सी है डायमेकस और डी है प्लिनी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मेगास्थनीज। यानी इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन शहर नहीं था? ए है लोथल, बी है धौलावीरा, सी है सोतकाको और डी है मेहगढ़। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी मेहगढ़। मेहगढ़ नाम का कोई शहर नहीं था, एक शहर था तो मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ था, मेहगढ़ नाम का कोई शहर हड़प्पा कालीन नहीं था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर हिंदू धर्म? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बौद्ध धर्म। यानी अजंता की जो गुफा है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है यानी पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? ए है गुरुमुखी, बी है हिंदी, सी है संस्कृत और डी है तमिल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी गुरुमुखी। यानी पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, सांची का निर्माण किसने किया था? यानी सांची में जो स्तूप है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए है अकबर के द्वारा, बी है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, सी है अशोक के द्वारा और डी है नरसिंह के द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अशोक के द्वारा। यानी सांची के स्तूप का निर्माण जो मध्य प्रदेश में स्थित है अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है? ए है त्रिपिटक, बी है कल्पसूत्र, सी है तोरा और डी है द अवेस्ता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी त्रिपिटक। त्रिपिटक में दोस्तों कुल 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर के त्रिपिटक नाम दिया जाता है और यह बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक और सबसे प्राचीन पुस्तक, सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दंड व्यवस्था का प्रतिपादन मिलता है? यह रामायण में, बी है महाभारत में, सी है अर्थशास्त्र में और डी है उपर्युक्त सभी में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। दंड व्यवस्था किसी न किसी रूप में सभी में मिलता है। अगला प्रश्न है, नचिकेतोपाख्यान वर्णित है यानी नचिकेतोपाख्यान किस उपनिषद में वर्णित है? ए है ईशोपनिषद, बी है कठोपनिषद, सी है मांडूक्य उपनिषद और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कठोपनिषद। यानी कठोपनिषद में नचिकेतोपाख्यान वर्णित है। यानी इसमें जो है यमराज, यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है। नचिकेता जो है यमराज से प्रश्न पूछता है और यमराज उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यानी यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता कौन है? ए है भरत, बी है भास, सी है व्यास और डी है भवभूति। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी व्यास। यानी व्यास के द्वारा ही श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे? यानी जिस गणतंत्र में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस गणतंत्र का नाम क्या है? तो ए है मल्ल गणराज्य, बी है कोलीय गणराज्य, सी है शाक्य गणराज्य और डी है लिच्छवी गणराज्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शाक्य गणराज्य। यानी शाक्य गणतंत्र में ही बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का संबंध इसी गणराज्य से है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति संबंधित है? ए है गेहूं से, बी है धान से, सी है बाजरा से और डी है मक्का से। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी गेहूं से। हरित क्रांति जो है प्रमुख रूप से गेहूं से ही संबंधित है। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के आसपास हुई थी और हरित क्रांति के जनक भारत में एम.ए. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, बी है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि,
सी है वनों में वृद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण ही भूमंडलीय तापन की घटना घटती है। अगला प्रश्न है महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण है, यानी महासागरों में जलस्तर क्यों बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन ए है आपका अत्यधिक वर्षा है, बी है अम्ल वर्षा, सी है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सी यानी ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, क्योंकि वैश्विक ऊष्मन ज्यादा हो रहा है। वैश्विक ऊष्मन होने से तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ जमे हुए हैं वे धीरे धीरे पिघल रहे हैं और महासागरों का जलस्तर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, यानी जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह 24 जनवरी को, बी है 28 फरवरी को, सी है 22 अप्रैल को और डी है 5 जून को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 22 अप्रैल को, यानी पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ए है 1973 में, बी है 1975 में, सी है 1976 में और डी है 1977 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी 1973 में। 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है वनों के नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है, यानी वन अगर नष्ट होते हैं तो किस चीज पर कुप्रभाव पड़ता है, उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ए है मृदा अपरदन पर, बी है खरपतवार नियंत्रण पर, सी है सूर्य के प्रकाश पर और डी है चारागाहों की वृद्धि पर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी मृदा अपरदन पर, यानी अगर वनों को काट दिया जाए, वनों को नष्ट कर दिया जाए तो मृदा अपरदन बुरी तरीके से प्रभावित होगा, मृदा अपरदन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, यानी किस रूप में होता है। ऑप्शन ए है चतुर्दिशात्मक होता है, यानी चारों दिशाओं में होता है, एक दिशात्मक होता है, त्रिदिशात्मक होता है या फिर द्विदिशात्मक होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एक दिशात्मक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मार्ग होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशात्मक होता है, यानी एक ही दिशा में हमेशा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ऊर्जा जाती है, यानी आगे बढ़ती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक ही होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। स्वपोषी घटक वे होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन हैं। ए है सूक्ष्म जीवाणु, बी है परभक्षी, सी है पादप और डी है मृतोपजीवी। यहाँ सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पादप। पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश में वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ए है जल चक्र से, बी है अवसादी चक्र से, सी है खाद्य श्रृंखला से और डी है जंतु श्रृंखला से। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खाद्य श्रृंखला से, यानी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे, यानी नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचा गया पुस्तक है। ए है कालिदास के द्वारा, बी है तुलसीदास के द्वारा, सी है यशोधर पंडित के द्वारा और डी है भरत मुनि के द्वारा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भरत मुनि के द्वारा, यानी नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने वृद्धजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। 1999 में, 2003 में, सी है 2004 में और डी है 2005 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी 1999 में, यानी 1999 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वृद्धजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस में आता है, यानी शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 21A में है, अनुच्छेद 31A में है, अनुच्छेद 39A में है या फिर अनुच्छेद 51A में है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी अनुच्छेद 21A, यानी अनुच्छेद 21 में जो है शिक्षा का अधिकार है और इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है। और यह अनुच्छेद दोस्तों मूल अधिकार में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है।
86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21A में। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बना था? ए है 1993 में, बी है 1994 में, सी है 1995 में और डी है 1996 में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 1993 में, यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बना था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 जनवरी को, बी है 10 जनवरी को, सी है 8 फरवरी को और डी है 8 मार्च को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 8 मार्च को, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अंगीकार की गई थी? ए है 10 दिसंबर 1928 को, बी है 10 जून 1938 को, सी है 8 दिसंबर 1943 को और डी है 10 दिसंबर 1948 को। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 10 दिसंबर 1948, यानी 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी। इसी कारण से 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अनुच्छेद हैं? ए है 53, बी है 43, सी है 30 और डी है 45। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 43, यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल 43 अनुच्छेद हैं और कुल 8 अध्याय हैं, यानी 8 अध्याय और 43 अनुच्छेद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बाल शोषण से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 23, बी है अनुच्छेद 24, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 30। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 24, यानी अनुच्छेद 24 में जो है बाल शोषण से संबंधित है, यानी इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है, यानी हानिकारक कामों में नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों के उद्देश्य के लिए किसे अधिकार धारक होना चाहिए, यानी किसके पास यह अधिकार होना चाहिए ताकि मानवाधिकारों के उद्देश्य को पूरा किया जा सके? ए है भारत के नागरिक के पास होना चाहिए, बी है विधिवेत्ता के पास होना चाहिए, सी है राज्य के पास होना चाहिए और डी है मानव के पास होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी राज्य के पास होना चाहिए, यानी यह अधिकार राज्य के पास होना चाहिए कि किस प्रकार से वह मानवाधिकारों के उद्देश्य को पूरा करेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किसके अधीन हुई थी, यानी किसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी? ए है लीग ऑफ नेशंस के अधीन हुई थी, बी है संयुक्त राष्ट्र संगठन के अधीन, सी है राष्ट्रमंडल के अधीन और डी है विश्व बैंक समूह के अधीन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लीग ऑफ नेशंस के अधीन, यानी लीग ऑफ नेशंस के अधीन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन राज तरंगिणी के लेखक है? यहाँ राज तरंगिणी है दोस्तों, निम्न में से कौन राज तरंगिणी के लेखक हैं? ए है चंद्रबरदाई, बी है अलबरूनी, सी है बाणभट्ट और डी है कल्हड़। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कल्हड़, यानी कल्हड़ के द्वारा ही राज तरंगिणी का रचना किया गया था और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।